अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि नेशनल प्रेसिडेंट नहीं चुन पाई है और इसको लेकर लगातार नेशनल मीडिया में बातचीत हो रही है और अखिलेश यादव ने तो लोकसभा में इसको लेकर चुटकी भी ली थी। कई किस्म के विश्लेषण, कई किस्म की चीजें हम राष्ट्रीय अखबारों में या चैनलों पर देख रहे हैं। जब से नरेंद्र मोदी 11 साल बाद आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर जाके आए हैं, उसके बाद तो चर्चाएं और भी तेज हैं। उसमें लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने मातहत काम करने वाले किसी आदमी का नाम आगे कर रहे हैं। वहीं आरएसएस के पास भी कुछ नाम है और आरएसएस चाह रहा है कि अब की बार आरएसएस की तरफ से बीजेपी का प्रेसिडेंट आए। इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी मौजूद हैं। उनसे हम इस मामले में बातचीत करेंगे। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही। जी, नमस्कार। सर, मेरा सबसे पहले तो सवाल आपसे यही कि अभी तक जो बीजेपी है वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं तय कर पाई है? नाम तो बहुत सारे सुन रहे हैं, उसमें हम आपके मध्य प्रदेश से ही आने वाले कई लोगों के नाम, शिवराज चौहान से लेकर, और हम तो वसुंधरा राजे तक का भी नाम सुन रहे हैं, और भी कई नाम है, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर का भी नाम आगे चल रहा है। कई किस्म के नाम है सर। आप एक बार इस बताएंगे कि कौन कौन से नाम चर्चा में हैं और कौन किस खेमे से संबंधित है? भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष 3 साल के लिए चुना जाता है। जी। जेपी नड्डा साहब का कार्यकाल 2023 में खत्म हो गया था, लेकिन उनके कार्यकाल को 2 साल के लिए एक्सटेंशन दे दिया गया। कहा गया कि कोरोना काल में उन्हें काम करने का मौका नहीं मिला, तो उन्हें एक्सटेंशन दे दिया गया। उनका ये 2 साल का कार्यकाल खत्म हुए भी करीब 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन बीजेपी अभी भी फैसला नहीं कर पा रही कि वो किसको अध्यक्ष बनाए। ये सब कहने की बात है कि बीजेपी लोकतांत्रिक पार्टी है, उसमें चुनाव होते हैं, लेकिन हमने देखा ही कैसे मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। जिस मुख्यमंत्री का चयन विधायकों को करना चाहिए, वो हाईकमान की एक पर्ची से तय होता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसे में जी। बीजेपी चाहेगी कि अध्यक्ष वही व्यक्ति बने जो उसकी उसकी खास लाइन पर चले, लेकिन बीजेपी के सामने दिक्कतें हैं। बड़ी दिक्कत यह है कि अ, अभी अ, तत्काल तो इसी वर्ष बिहार में चुनाव होने हैं। फिर जी। अब जो मुख्यमंत्री बनेगा अब जो बीजेपी का अध्यक्ष बनेगा, उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में ही 2029 का चुनाव लड़ा जाने वाला है, या उसकी जी। तैयारी की जाने वाली, कम से कम ये तो कह सकते हैं कि उसकी पूरी भूमिका बनेगी। ऐसे जी। में अगर कोई ऐसा आदमी बीजेपी का अध्यक्ष बनता है जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बात नहीं सुनता, तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। दूसरी तरफ ये है कि आरएसएस चाहती कि उसका कोई प्रतिनिधि बीजेपी का अध्यक्ष बने, ताकि बीजेपी पर उसका सीधा सीधा कंट्रोल रह सके। आप जानते हैं कि हर राज्य में जहां जहां बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का एक संगठन सचिव होता है, और वो संगठन सचिव वास्तव में मुख्यमंत्री के ऊपर काम करता है। मुख्यमंत्री हर काम में उसकी सलाह लेता है, और वो व्यक्ति जो संगठन सचिव है, वो आरएसएस मुख्यालय को नागपुर रिपोर्ट करता है। तो कहने के लिए ये बात है कि मुख्यमंत्री बीजेपी के हैं, लेकिन वो काम करते हैं नागपुर के दिशा निर्देश पर। अब आरएसएस अड़ा हुआ है कि उसकी पसंद का व्यक्ति बीजेपी का अध्यक्ष बने, और बीजेपी का अध्यक्ष बनने में कई नाम चल रहे हैं। अब देखिए, कुछ नाम तो आपने बता भी दिए हैं, किस नाम की चर्चा होती है, कौन सा नाम फाइनल होता है। कायदे से ये तय हुआ था कि 6 अप्रैल को बीजेपी के अध्यक्ष का फाइनल चुनाव हो जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। नरेंद्र जी। मोदी जी नाम हो आए, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। मतलब पेच बहुत सारे फंसे हैं। जी। सर, कौन-कौन से नाम आप देख रहे हैं जो प्रमुखता से आगे आ रहे हैं और किन वजहों से आ रहे हैं? आरएसएस की तरफ से कौन-सा नाम आगे आ रहा है और बीजेपी में जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो बीजेपी है, उससे कौन से नाम थोड़ा आगे हैं? ये अगर आप इस पे कुछ बता पाएँ तो। देखिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह कभी भी खुलकर ये बात नहीं कहते कि हम अपनी इच्छा से पार्टी का अध्यक्ष चुनेंगे, या जी। हमारे निर्देश के अनुसार चुना जाएगा, लेकिन उनके इशारे पर ही काम होता है। अब दिक्कत है कि जो नाम चर्चा में हैं, उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो न तो नरेंद्र मोदी के लिए मुफीद हैं, न ही अमित शाह के लिए मुफीद है। एक-एक करके बात करते हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, लगभग 18 साल रहे, अभी केंद्र में मंत्री हैं। उनका पार्टी में जनाधार है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दौर से आए हैं, संघ के अच्छे कट्टर कार्यकर्ता। उनके बारे में लाल कृष्ण आडवाणी एक बार कह चुके हैं कि उन्हें
मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी से ज्यादा अनुभव है। जाहिर है तभी से वे पीछे हो गए, लेकिन उनके जी, नाम की चर्चा है क्योंकि नरेंद्र मोदी चाहते कि उनकी राह का कांटा हटे, लेकिन अब कौन बनेगा ये कह नहीं सकते। दूसरा नाम वसुंधरा राजे का आपने कहा। वसुंधरा राजे ऐसी नेता हैं जो न तो अमित शाह की बात सुनती है, न नरेंद्र मोदी की सुनती है, न प्रदेश जी, पार्टी की बात सुनती है। वो अपने हिसाब से चलती हैं। अगर ऐसे में कोई महिला, और वसुंधरा जैसी महिला बीजेपी की अध्यक्ष बन जाएगी तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल है, खास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोगों के लिए, क्योंकि वसुंधरा राजे किसी के सुनते नहीं, अपने हिसाब से चलती। तो एक और नाम की चर्चा है, जैसे धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान महाराष्ट्र से हैं वैसे तो, लेकिन वो ओबीसी में बताए जाते हैं, ये उनके पक्ष में है। और धर्मेंद्र प्रधान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत बहुत विवादों में नहीं रहते। लेकिन एक नाम जिसकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है, और वो है संजय जोशी। संजय जी, जोशी आरएसएस के ऐसे ऐसे कार्यकर्ता, वो हाँ तो सब कार्यकर्ता ही होते हैं, तो आरएसएस के हुँ, ऐसे कार्यकर्ता जो नरेंद्र मोदी के समानांतर संगठन में सक्रिय थे, उन्हें कई राज्यों की जिम्मेदारी दी गई बीजेपी के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, और उन्होंने उन कामों को अच्छा अंजाम दिया। लेकिन उनकी प्रतिस्पर्धा नरेंद्र मोदी से थी, तो नरेंद्र मोदी ने, आप देखिए, आप जब संजय जोशी बीजेपी के संगठन सचिव थे, 2005 की बात, एक जी, सीडी आई थी बाजार में। ये कहा गया कि ये सीडी, जिसमें कि एक्स रेटेड सीडी थी, वो सीडी में जो पुरुष दिख रहे हैं वो संजय जोशी हैं। बाद में जी, सीडी की जांच पड़ताल बीजेपी ने करवाई और कहा कि नहीं नहीं, वो संजय जोशी नहीं, दूसरे व्यक्ति हैं। लेकिन संजय जोशी हाशिए पे चले गए। अब आरएसएस चाहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति बने जो उसके इशारों पर चले, यानी आरएसएस चाहता है कि बीजेपी में सीधा सीधा उसका उसका हाथ हो, उसके इशारों पर बीजेपी का अध्यक्ष काम करे। और मुश्किल ये है मोदी और शाह की कि वो ऐसे व्यक्ति को लाना नहीं चाहते। जितने नाम आए हैं उनमें से कोई भी जी, नाम न नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मुफीद है, न अमित शाह के लिए। ऐसे में खट्टर साहब का नाम भी चल रहा है। मनोहर हुँ, खट्टर मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, अकारण हटाया गया, पर वो कुछ बोले नहीं। मतलब वो अनुशासित जी, व्यक्ति हैं, पार्टी के हिसाब से हुँ, अनुशासित व्यक्ति हैं। तो ऐसे जी, व्यक्ति की तलाश है बीजेपी को जो उनके इशारों पर चले। और बीजेपी का एक स्ट्रक्चर ढांचा है जो दूसरी पार्टियों का उतना बढ़िया स्ट्रक्चर नहीं है। उनमें तय है कि जिला अध्यक्ष की उम्र कितनी होनी चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष की उम्र कितने साल तक की हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष की उम्र कितने साल तक की हो, कौन कौन आदमी 75 साल का होने में मार्गदर्शक मंडल में जाएगा, उसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोग शामिल नहीं हैं। तो ये सब स्ट्रक्चर बीजेपी का ऐसा बना हुआ है कि जिस तरीके से वो चाहे चला सकते। जी। जी। सर इसमें जैसे संजय जोशी का आपने नाम लिया। संजय जोशी का आपने इशारा भी किया कि नरेंद्र मोदी से स्पर्धा रही है। जब नरेंद्र मोदी भी संगठन के लिए काम करते थे, अलग-अलग राज्यों की ज़िम्मेदारी निभाते थे, संजय जोशी भी निभाते थे। उसके बाद के दिनों में हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी और संजय जोशी के बीच में टकराहट रही है। क्या कभी वो टकराहट कम करने की कोशिश भी हुई संजय जोशी की तरफ से? और आरएसएस संजय जोशी का नाम आगे क्यों कर रहा है? क्यों क्या कोई बार्गेनिंग करना चाह रहा है आरएसएस? क्या और जो संजय जोशी जी का थोड़ा बैकग्राउंड है, वो भी अगर आप थोड़ा बता दें। आपने वो जो 2005 की सीडी का ज़िक्र तो किया है, इसके अलावा उन्होंने क्या-क्या काम किए हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा अगर आप बात रखें तो? क्योंकि काफ़ी पिछले समय से संजय जोशी गायब हैं, जो पिछले 5-7 साल से राजनीति को समझने लगे हैं, उनको तो संजय जोशी कितने इम्पोर्टेंट व्यक्ति रहे हैं या फिर किस किस्म के काम करते रहे हैं, उसके बारे में बहुत कम जानकारी है। आरएसएस के जो लोग होते हैं बीजेपी में, उनका मुख्य काम संगठन को लेकर होता है। संगठन की जी, गतिविधियां ठीक से चल रही है। चुनाव की तैयारी आरएसएस पांचों साल करती है। चुनाव के जी, नतीजे आए कि वो अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाती है आरएसएस। तो संजय जी, जोशी वो व्यक्ति हैं जो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, हमेशा कोशिश हुँ, करते रहते हैं कि पार्टी कैसे काम करेगी, किस तरह से पार्टी आगे बढ़ेगी, और क्या-क्या काम करने चाहिए कि वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। ये जो वोटों का ध्रुवीकरण, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण आप देख रहे हैं, ये कोई अचानक तो हुआ नहीं। यानी आप हुँ, देखिए किस तरीके से बावरी ढांचे को गिराने की तैयारी की गई, किस तरह आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली। इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी राजमाता विजयाराजे सिंधिया से। उन्होंने शुरुआत की थी कि हमें
बावरी ढांचा गिराकर वहां राम मंदिर बनाना चाहिए। उसके पहले तो राम मंदिर के लिए देश में से कोई अ, लालसा थी नहीं, क्योंकि बहुत सारे राम के मंदिर थे, वो भी एक मंदिर था। आपको यकीन होगा कि एक बार ये बात है 1985 की कि हम अ, फैजाबाद गए, हमारी पत्रकार यूनियन का एक सम्मेलन वहां था। तो फैजाबाद जी, गए तो कई लोगों ने कहा कि हम अयोध्या जा रहे हैं राम मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो जी, हमारे 80% साथी फैजाबाद से अयोध्या तक नहीं गए। उन्होंने कहा आप जाओ, हमारी कोई रुचि नहीं है। यानी इतना नाम मतलब महत्वपूर्ण माने बीजेपी या संघ, लेकिन लोगों की निगाह में, पत्रकारों की निगाह में भी कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ जाने की जरूरत लगती हो। मुझे भी नहीं लगा कि मैं अयोध्या जाऊं, क्यों जाऊं, रामलला के दर्शन क्यों करूं, जो तब तो वो तंबू में थे, तो कोई मुझे जरूरत लगी नहीं कि क्या करना है। इस तरह से बीजेपी एक नए नए नैरेटिव सेट करती है, आरएसएस नैरेटिव सेट करती है, और फिर उस नैरेटिव के जरिए पार्टी का प्रचार करती है। तो आरएसएस के नेताओं के सारे काम इसी तरह के। लेकिन एक बात देखिए, 2015 में संजय जोशी ने नरेंद्र मोदी के सामने सरेंडर कर दिया था। उन्होंने जी, खुलकर मीडिया में बयान दिए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बहुत अच्छा काम रहा है, बहुत आगे जाए। लेकिन इसके बाद भी उन्हें पार्टी से कोई तवज्जो नहीं मिली। यानी साफ है, नरेंद्र मोदी के बारे में एक बात मशहूर है कि जो उनकी निगाह से उतर जाता है, मतलब मैं अच्छे शब्दों में कह रहा हूँ, निगाह से उतर जाता है, उससे वो दोबारा नजरों में आने नहीं देते, ना अपनी नजरों में, ना दूसरों की नजरों में। और ये बात जो अभी आपने कही, बहुत मौजूद बात है। कई लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी के सामने संजय जोशी का नाम रख के आरएसएस दबाव बना रही कि उसकी पसंद का कोई व्यक्ति। ये बात तो आरएसएस वालों को पता है कि संजय जोशी को रोकने में, वो उनको अध्यक्ष बनने में नरेंद्र मोदी और अमित शाह पूरा जोर लगा देंगे। तो वो एक बीच का जी, रास्ता निकालना चाहते हैं शायद, कि भाई संजय जोशी को नहीं बनाना तो वसुंधरा को बना दीजिए, शिवराज को बना दीजिए, ताकि उन्हें कहने को रहे कि अपनी बात मनवा सके। क्योंकि अगर ऐसे कहेंगे, आरएसएस के नेता सीधे सीधे कहेंगे कि शिवराज सिंह चौहान को बनने दीजिए अध्यक्ष, तो वो कहेंगे क्यों बनेंगे। तो आपकी बात में मुझे बहुत विश्वसनीय बात लगती है कि आरएसएस वाले यहाँ बीजेपी के नेताओं के सामने बार्गेन करना चाहते हैं कि अगर देखो, हम संजय जोशी को अध्यक्ष बना देंगे अगर आपने हमारे व्यक्ति को नहीं बनाया। तो एक ये बात हो सकती है। लेकिन आरएसएस जिस तरह से देश की सक्रिय राजनीति में काम कर रहा है, ये बात तय है कि आरएसएस वाले अपनी बात सरकार से मनवा कर ही रहेंगे। क्योंकि हम पिछले 2 दशकों से देख रहे हैं, सरकार तो केंद्र में 2014 में आई, लेकिन किस तरीके से नरेंद्र मोदी अपनी हर बात मनवाते रहे हैं। मुझे लगता नहीं कि आरएसएस वाले मोदी के ऊपर सीधा सीधा अपना आदमी थोपेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी को एक बीच का रास्ता निकालने के लिए बाध्य जरूर कर देंगे। जी। जी। सर बस एक आखिरी सवाल, आप इस सारे प्रोसेस को कैसे देख रहे हैं कि क्या जैसे एक मैं देखता हूँ एक नैरेटिव ये भी चलाया जाता है, बहुत सारे पत्रकार ये भी लिखते हैं कि जो मोहन भागवत है और नरेंद्र मोदी यानी कि जो आरएसएस और जो नरेंद्र मोदी हैं उनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उतना स्मूथ नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी अपने और अमित शाह ने अपनी किस्म की बीजेपी खड़ी कर ली है, जिसमें आरएसएस को कई बार लगता है कि उनका एजेंडा लागू करवाने में उनको दिक्कत आती है। आप इस सारे को कैसे सम अप करेंगे? इस किस्म के नैरेटिव्स के ऊपर आप क्या कहेंगे? अ, 2014 के चुनाव के पहले की बात है, इंदौर में मोहन भागवत आए। तो मोहन भागवत से हम 3 पत्रकार मिले। उन्होंने कहा कि इस बातचीत को आप कहीं छापेंगे नहीं, हम केवल मिल रहे हैं, आपसे फीडबैक ले रहे हैं, वगैरह वगैरह। मैं था उसमें, जी, स्वदेश के संपादक शक्ति सिंह थे और विजय मनोहर तिवारी थे, जो अभी भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के कुलपति बने। हम जी, लोगों ने 1 घंटे की बातचीत थी, इनफॉर्मल बातचीत थी। तो हमने कहा कि 2014 में अगर बीजेपी सत्ता में नहीं आई तो आप क्या कर लेंगे। तो मोहन भागवत ने कहा कि अगर 2000 मोहन भागवत ने कहा कि हमने हमने पूरी ताकत लगा रखी है, लेकिन अगर 2014 में भी हम सत्ता में नहीं आए तो ये तय मानिए कि हम बीजेपी के नेतृत्व की जगह नया नेतृत्व खड़ा कर देंगे। हो सकेगा तो हम नई पार्टी भी गठित कर लें।
यानी इतनी तैयारी आरएसएस की थी कि अगर ये घोड़े घुड़दौड़ में जीते नहीं तो हम नए घोड़े ले आएंगे या डर्बी रेस में नए घोड़ों को तैयार कर लेंगे। जी। नहीं। तो आप आपको लग और जो ये एक बुरी बात है कि नरेंद्र मोदी और आरएसएस के रिश्ते अब इतने सहज नहीं रहे हैं। आरएसएस नरेंद्र मोदी की हर बात मानने से अब इनकार कर रहा है, उसी की वजह से उनको नरेंद्र मोदी को आरएसएस के मुख्यालय जाना पड़ा 11 साल बाद। इस सारे नैरेटिव को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता नहीं कि दोनों में कोई अंतर है। नरेंद्र मोदी ही मोहन भागवत के नेता हैं और मोहन भागवत नरेंद्र मोदी के नेता हैं। संघ में वो प्रमुख हैं, पार्टी में ये प्रमुख है। ये सारी लड़ाई केवल दिखावे के लिए हो रही कि हम अलग अलग हैं, संघ इंडिपेंडेंट है, संघ बीजेपी नहीं है, बीजेपी कहना चाहता है हम संघ नहीं है। जेपी नड्डा ने एक बयान दे दिया था कि बीजेपी अब परिपक्व पार्टी हो गई है, हमें किसी की बैसाखी की जरूरत नहीं है। उनका इशारा आरएसएस की तरफ था। कितना विवाद हुआ उस पर आपने देखा होगा। लेकिन जी चतुराई देख, मोहन भागवत ने तब कोई बयान नहीं दिया। सारे बयान जी दिए संघ के दूसरे और तीसरी दर्जे के नेताओं ने। वो जी दबाव बनाए रखना चाहते हैं पार्टी पर, पार्टी दबाव बनाए रखना चाहती है पर, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है। नरेंद्र मोदी की सरकार वही काम कर रही है जो आरएसएस की परिकल्पना है, 370 को का खात्मा, 3 तलाक या हाँ, जो भी उनके, अब एक राम मंदिर उनका बन ही चुका है। अब एक कॉमन सिविल कोड उनका एक एजेंडा बचा है। मुझे लगता है जल्दी ही वो इसकी तरफ भी बढ़ेंगे। जी। सर जाते-जाते बस थोड़ा आपके हिसाब से 3 नाम कौन से हैं जो सबसे आगे हैं और आपके हिसाब से आप किसके ऊपर दाँव लगाना चाहेंगे? जाते-जाते वैसे एक गेस नहीं, गेम। देखिए दाँव तो मैं नहीं लगाना चाहूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि मनोहर लाल खट्टर एक ऐसे नेता है, जो पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं। दूसरे नंबर जी, पे मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान ऐसे नेता हैं जो बन सकते हैं और जी, धर्मेंद्र प्रधान के नाम की संभावना भी है। लेकिन संजय जोशी, कई बार ऐसा होता है कि अचानक कोई नया खिलाड़ी मैदान में आ जाता है। जैसे नरेंद्र मोदी 2013 में खुलकर सामने आ गए, उन्हें पार्टी ने उन्हें अपना चेहरा बताया। तो हो सकता है ऐसा जी, कुछ हो, लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि संजय जोशी के पीछे जितने लोग पड़े हुए हैं, उनका बनना आसान नहीं होगा। जी। शुक्रिया शुक्रिया डॉक्टर साहब और आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपनी बात रखी। आगे भी हम कोशिश करेंगे कि आपसे बातचीत की जा सके और जो आपका एक हिसाब से जो आपकी वरिष्ठता है, उसका फ़ायदा हम नौजवान शावक लोग भी ले सकें। शुक्रिया। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।